अर्धचंद्राकार रात को मिलारेपा और परशुराम रूपकुंड के विनाश से अनजान हमले के लिए तैयार होकर आगरा और भीमकुंड के अपने अपने गंतव्यों पर पहुंचे। ताजमहल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके चारों ओर पूरी रात सतर्क रहने और नागेंद्र का कोई संकेत नहीं मिलने के बाद मिलारेपा ने वापस जाने का फैसला किया। सड़क पर चलते समय उसने किसी को पिछली रात आकाश में देखी गई किसी चीज का सजीव वर्णन करते हुए सुना। मिलारेपा आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए मुड़ा। ये टेलीविजन पर एक समाचार एंकर था, जिसने बताया कि नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर स्थानीय लोगों ने एक विशाल उड़ने वाले बंदर को देखा था, जिसे एक धुंधले फोन वीडियो द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें उड़ते हुए वृषकपि का एक कटा हुआ फुटेज कैद हुआ था। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह भगवान हनुमान थे, दूसरों ने कहा कि यह पतलून और शर्ट में एक आदमी था। कुछ अन्य लोगों की राय थी कि उड़ने वाला प्राणी एक एलियन था और कुछ ने इस आधार पर पूरी कहानी को खारिज कर दिया कि यह प्रचार के लिए एक मीडिया स्टंट था। आज मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा का दिन। ये फर्जी खबर है, समाचार चैनल सिर्फ हनुमान भक्तों का पक्ष लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मिलारेपा ने अपने बगल वाले व्यक्ति को सिर हिलाते हुए बोलते हुए सुना। लेकिन मिलारेपा को सच्चाई का एहसास हुआ। रूपकुंड में वृषकपि के उड़ने की क्षमता का उपयोग करने में कुछ बहुत ही गलत हो गया था। वह आश्वस्त थे कि आगरा अगले अर्धचंद्र तक सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने तुरंत वापस जाकर वृषकापि की जांच करने का फैसला किया। बाहरी दुनिया में होने वाली त्रासदियों से बेखबर ओम एक खाली फैला हुआ ध्यान केंद्रित करके बैठा था। कुछ मिनटों के शक्तिशाली मंत्रोच्चार के बाद वह एक अस्त्र को बुलाने में सक्षम हो गया। अच्छा किया ओम, ये जल्दी था। अभी जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें मेरी मृत संजीवनी को खो देने की असफलता में है। विडंबना यह है कि मैं अकेला हूँ जो मदद करने में असमर्थ हूँ। वास्तव में आपको यहाँ मेरे साथ वापस रखने से मिशन कमजोर हो गया है। मुझे जल्द से जल्द तैयार होना है। क्या आप अगला सीखने के लिए तैयार हैं? हाँ, कृपया मुझे वह सब कुछ सिखाएं जो आप कर सकते हैं और मैं इस मिशन में योगदान देने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूंगा। अश्वत्थामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हथेलियां खोलकर मंत्रोच्चार किया, मानो हवा से कुछ बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक बाण प्रकट हुआ, जिसकी नोक पर रुद्राक्ष था। उसने धीरे धीरे जप करना बंद कर दिया और तीर को अपने माथे को छूने के लिए उठाया, जबकि ओम चुपचाप देखता रहा। मेरे हाथ में जो है उसमें रुद्र की शक्ति है। इसे रुद्रास्त्र कहते हैं। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह एकादश रुद्रों में से एक रुद्र की शक्ति का आह्वान करता है और हजारों शत्रुओं का नाश करता है। मैंने कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में रात्रिवध के दौरान इसका उपयोग किया था। यह आश्वासन कि भीमकुंड सुरक्षित है आराम से अधिक परेशान करने वाला था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि नागेंद्र की यहाँ अनुपस्थिति मिलारेपा या वृषभापि के साथ उनकी मुठभेड़ के कारण थी, और यदि ऐसा नहीं है तो शेष 8 में से किसी अन्य स्थान का चेहरा मिट गया होगा, देवभूमि का। परशुराम ने अपना ट्रैकर पुनः प्राप्त किया और वृषकापि और मिलारेपा का पता लगाने के लिए इसे चालू किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह दोनों में से केवल एक को ही ट्रैक कर सका। उन्होंने आगरा में एक लाल बिंदु को ताजमहल से दूर जाते हुए देखा, लेकिन वृषभपि का कोई निशान नहीं था और ट्रैकिंग इतिहास ने उन्हें केवल रूपकुंड तक पहुंचते हुए दिखाया, उसे छोड़ते हुए नहीं। उसने दूसरों की जांच करने के लिए वापस कैलाश जाने का निर्णय लिया। जब परशुराम स्थूल दुनिया पर नजर रख रहे थे और उसके कल्याण के लिए निर्णय ले रहे थे, तो देश के दूसरे हिस्से में कोई और पूरी तरह से एक सूक्ष्म दुनिया पर केंद्रित था जो केवल मेरे चारों ओर घूमती थी। तेज ने मुझे बहुत प्यार किया। मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, इसलिए मुझे बहुत आराम करना पड़ा। उस पूरे दौर में तेज मेरी छाया थे। उसने मेरी देखभाल की जैसे कि मैं उसकी उपचार करने वाली पत्नी नहीं बल्कि उसका नवजात शिशु था। उसकी कभी उदास आंखें अब खुशी से चमक उठी, मानो उसने भी मौत को चकमा दे दिया हो और फिर से जिंदा हो गया हो। जब आप उस कमरे में फिर से रहने की उम्मीद जगा रहे थे, तो खुले आसमान के नीचे बर्फ की परतों के नीचे दबा वृश्चिक हर गुजरते घंटे के साथ इसे खो रहा था। उसका खून उस गगनभेदी सन्नाटे में उसके ताज़ा घावों के माध्यम से उसके चारों ओर बर्फ में रिस रहा था। इस बीच नागेंद्र को यह एहसास हुआ कि परिमल और एलएसडी बर्फ की मोटी सफ़ेद चादरों के नीचे दबे हुए थे, जिन्होंने रूपकुंड को हमेशा के लिए निगल लिया था। नागेंद्र को समय का ध्यान नहीं रहा, उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा। वह अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और तुरंत एलएसडी की खोज शुरू कर दी। एक मानसिक रूप से परेशान आदमी की तरह काम रहा था और चकित था, एक पिता की तरह जो अपने लापता बच्चे की तलाश में था। बिना किसी दिशा या विधि के कुछ घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे परिमल मिल गया। उसने उसे बाहर खींच लिया, उसे अपने ठिकाने से जो कुछ भी मिला उसमें लपेट दिया। स्लीपिंग बैग, तंबू, कैनवास, रस्सियां, उसे गर्म रखने के लिए जो कुछ भी उसके हाथ लग सकता था।
परिमल कांप रहा था, उसकी सांसें जोर जोर से उखड़ रही थीं और नागेंद्र द्वारा दिए गए इंसुलेशन का कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख सका, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसने दो विशाल काली चट्टानों की नोकों की ओर इशारा किया और अपने दांतों से बुदबुदाया। हिमस्खलन से पहले मैंने देखा कि एलएसडी ने उसके पैरों को पकड़ लिया था और कंकालों द्वारा उसे उनमें घसीटा गया था। चट्टानें। नागेंद्र का दिमाग फिर से हिल गया। उसने चट्टानों की नोक को बर्फ से बाहर झांकते देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों चट्टानों के बीच की खाई को बर्फबारी से बनी बर्फ की दीवारों से सील कर दिया गया था। नागेंद्र ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और हाल ही में बनी दीवार तुरंत ढह गई। उसने अंदर झांककर एलएसडी देखा। वो होश में थी, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा बेतुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी अदृश्य शक्ति का वास हो गया हो। जब नागेंद्र ने उसे देखा तो वह अपने कपड़े उतार रही थी। इससे उसके शरीर में गर्मी पैदा होने की दर कम हो जाएगी। उसे रोकने के लिए उसका ध्यान उसकी हरकतों से हटाना जरूरी था और इसलिए नागेंद्र ने उसका नाम चिल्लाया। लतिका। एलएसडी आवाज की ओर मुड़ा और नागेंद्र की चिंतित दृष्टि से मिला। उसकी आंखें अस्त व्यस्त थीं और वह संघर्षशील थी। उसने अपने हाथ हिलाए और एक ज़ोंबी की तरह गुर्राया, जैसे कि कोई खतरा न होने के बावजूद किसी को धक्का देकर मारने की कोशिश कर रही हो। कुछ बार अपने चारों ओर हवा में मुक्का मारने के बाद उसने गुर्राना बंद कर दिया और चट्टानों के दूसरी ओर मृत अंत की ओर मुड़ गई और पूरी तरह से अपने कपड़े उतार दिए। नागेंद्र ने अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह बनाने के लिए बर्फ तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि अब नग्न एलएसडी चट्टान के आखिरी कोने तक पहुंच गया, इससे पहले कि वह चट्टान में प्राकृतिक रूप से बनाई गई जेब में कुंडलित होने लगे, जो उससे बहुत छोटी थी। उसके हाव भाव इतने अजीब थे कि नागेंद्र के अलावा कोई भी भयभीत हो सकता था। वह जानता था कि एलएसडी हाइपोथर्मिया के अंतिम चरण में होने वाले लुका छिपी सिंड्रोम का अनुभव कर रहा था। ऐसा अधिकतर उन मामलों में होता है जहां व्यक्ति का तापमान धीरे धीरे गिरता है। नागेंद्र को ये पता था क्योंकि उसने अतीत में उसी स्थान पर वही व्यवहार देखा था। एलएसडी को बचाने और उसे होश में वापस लाने के लिए नागेंद्र बर्फ की गुफा में घुस गए। वह जानता था कि यह प्रयास उन दोनों के लिए घातक हो सकता है, लेकिन उसे वह सब कुछ करना होगा जो वह कर सकता था। वह उस संकीर्ण अंत की ओर चल पड़ा जहां एलएसडी फिट होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उसे बाहर खींचने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन एलएसडी मतिभ्रम कर रहा था। उसने नागेंद्र की जगह एक कंकाल को अपनी कलाई खींचते देखा तो वह हमला करने और काटने लगी। नागेंद्र के पास उसे बेहोश करने के लिए उस पर जोरदार प्रहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। उसके सिर के दाहिनी ओर एक छोटे से पत्थर से किया गया एक ही वार काफी था। एलएसडी की आंखें उसके सिर में घूम गईं और वह जमीन पर निढाल और बेहोश हो गई। नागेंद्र ने उसे दोनों के कब्जों में बांधा और बाहर खींच लिया। इस बीच आगरा में मिलारेपा ताजगंज बसई पहुंचे, जहां एक निजी हेलीकॉप्टर टूर की सुविधा थी। 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने पायलट को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, उसके पास अपनी शक्तियों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पायलट ने वृषभपी की खोज में चौपर को हिमालय की ओर उड़ाना शुरू कर दिया। कैलाश पर ओम मौन बैठे थे, ध्यान कर रहे थे और उन मंत्रों का जाप कर रहे थे जो अश्वत्थामा ने उन्हें हथियारों को नियंत्रित करने और कमान करने के लिए दिए थे। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था जो उनका ध्यान भटका रहा था। वो सिसकता रहा, अपना सिर हिलाता रहा और प्रक्रिया को फिर से शुरू करता रहा। अश्वत्थामा ने देखा कि ओम भीतर से शांत नहीं है, तो उसने उससे कारण पूछा। ओम ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन अश्वत्थामा ने जिद की। एक गहरी सांस के साथ ओम ने बताया कि उसे क्या परेशानी हो रही थी। जब आपने मुझे रुद्रास्त्र की व्याख्या की तो आपको अपराध बोध हुआ, क्योंकि आपको याद आया कि आपने महाभारत की समाप्ति के बाद की रात को उन लोगों पर इसका उपयोग करने की गलती की थी जो आपके दुश्मन नहीं थे। आप जानते हैं कि आप पहले कौन थे और अब आप कौन हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य थे और तुम्हारी माता कृपी। तुम जानते हो उनको क्या हुआ और कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा। आप अपनी जन्मभूमि, अपने अस्तित्व और अपने अंत को भी जानते हैं। आप खुद को जानते हैं। क्या आप अपने बारे में, अपने मूल के बारे में, अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में, अपने अतीत और भविष्य के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ भी नहीं जानने की कल्पना कर सकते हैं? यह आंखें होने जैसा है, लेकिन कोई दृष्टि नहीं है और मुझ पर विश्वास करें, किसी दिन कुछ प्रकाश देखने की कांपती आशा के साथ शाश्वत अंधकार में चलना भयानक है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पैदा हुआ था? मेरे माता पिता वे कैसे दिखते थे? उन्हें क्या हुआ? क्या मेरे कभी भाई या बहन थे? आप नहीं समझ सकते कि मैं कैसा महसूस करता हूँ और मैं हर दिन क्या अनुभव करता हूँ जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसे समझ नहीं सकता, लेकिन मुझे विश्वास है
कि जो उत्तर आप बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही हो सकता है। ओम। अश्वत्थामा, मैं अभी अध्यात्म की क्लास सहने की स्थिति में नहीं हूँ। आइए हम जो कर रहे थे उस पर वापस जाएं। परशुराम किसी भी दिन वापस आ जाएंगे और यदि मैं असफल हुआ तो तुम उनके प्रति जवाबदेह होगे। आध्यात्मिकता नहीं, ओम, मैं मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। यादें आमतौर पर वितरित मस्तिष्क नेटवर्क में संग्रहित होती हैं, जिसमें कॉर्टेक्स भी शामिल है, और इस प्रकार किसी घटना को सचेत रूप से याद करने के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक असामान्य मस्तिष्क अवस्था में मस्तिष्क अपने उपस्मृति क्षेत्रों को सक्रिय करता है। अवरुद्ध यादें मस्तिष्क सर्किट के भीतर यादों के प्रसंस्करण को फिर से शुरू करती हैं ताकि उन्हें सचेत रूप से एक्सेस नहीं किया जा सके। आप हजारों साल के हो सकते हैं और आपके जन्म से पहले की हर चीज ने आपके वर्तमान मनस्थिति में अपना अस्तित्व खो दिया होगा, लेकिन एक अंधेरी गुफा है जहां आपकी सारी यादें छिपी हैं। आपका दिमाग सिर्फ इसलिए कि आपको याद नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके मस्तिष्क में संरक्षित नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको उन यादों को याद करने के लिए सही संकेत नहीं मिले हैं। आपके पास ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर कोई और नहीं बल्कि आप दे सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से शांत होने देना होगा और उन हथियारों के प्रति समर्पण करना होगा जिन्हें आप अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम कैसे दे सकते हो? आपके पास अपने आप को पूरी तरह से नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को खुद को अंदर से पूरी तरह से जानने की जरूरत होती है। आपको खुद को जानने की जरूरत है, तभी ये शस्त्र आपको स्वीकार करेंगे। हम यहाँ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वह तब तक व्यर्थ होगा जब तक आप खुद को अच्छी तरह से नहीं सीख लेते। उसमें दरार के साथ पानी के एक बर्तन की कल्पना करो। अगर आपने इसे भरने की कोशिश की तो क्या होगा? ज्ञान को अपने मस्तिष्क रूपी घड़े का पानी समझो, जिसे लीक प्रूफ होना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने अगले हथियार पर कूदें, चलिए चलते हैं और अपने भीतर की खोज करते हैं। तुम सच में सोचते हो कि मैंने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की? मुझे यकीन है कि आपके पास है, लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मान सकता। अगर हम आपके दिमाग की पहली दीवार को ही तोड़ पाए तो बाकी दीवार को बाकी लोग तोड़ पाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करो और मुझे अंदर आने दो। अपने भीतर की शांति के उच्चतम स्तर को प्राप्त करो और मुझे अपनी पहली यादों में ले चलो। बहुत दूर एक अज्ञात स्थान पर हिमालय की श्रृंखला के ऊपर कहीं उड़ते हुए मिलारेपा वृषभपी पर पैनी नजर रख रहा था। लेकिन वह कवर करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र था। ये कोयले के तहखाने में काली बिल्ली की तलाश करने जैसा था। जहां उसने उड़ान भरी वहां से बर्फ से ढके पहाड़ों का एक समूह दिखाई दे रहा था। कई घंटों तक चोटियों पर मंडराने के बाद भी उन्हें वृषकापी की ओर जाने वाली एक भी तार नहीं मिली। सूरज डूबने वाला था और मिलारेपा को पता था कि या तो वृषभापी पहले ही मर चुका है या बर्फ के नीचे एक और रात जीवित नहीं रह पाएगा। अनजान मिलारेपा की आशा डूबते सूरज के साथ क्षितिज से बाहर निकल रही थी। उसे वृषभपी का वो चेहरा याद आ गया जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। जब मिलारेपा को अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान करने से पहले परशुराम और वृषकापी के साथ अपने अंतिम कुछ मिनट याद आए तो उन्हें कुछ सदमा लगा। मिलारेपा ने पायलट को उसे उस स्थान से ऊपर ले जाने का आदेश दिया जहां से उन तीनों ने अपना अलग अलग मार्ग लिया था। कुछ ही मिनटों में मिलारेपा के निर्देश पर हेलीकॉप्टर उस स्थान के ठीक ऊपर मंडराने लगा। मिलारेपा ने पायलट को कैलाश पर्वत की ओर धीमी गति से उड़ान भरने का आदेश दिया और कुछ भी असामान्य देखने के लिए अपनी आंखें जमीन पर रखीं। इस बीच रूपकुंड में शीतदंश में लिपटे नागेंद्र को अब ठंड का असर महसूस हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि हाइपोथर्मिया ने भी उन्हें नहीं छोड़ा है। वह जानता था कि उन तीनों के मरने से पहले उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। जैसे कि हालात बदतर नहीं हो सकते थे। जब पूरा क्षेत्र एक क्रूर बर्फीले तूफान से सफ़ेद रंग में रंग गया तो सब कुछ अदृश्य हो गया। वह एलएसडी बाहर लाया जहां परिमल बेहोश पड़ा था। कड़ाके की ठंड में कांपते हुए नागेंद्र ने दोनों को एक दूसरे के सामने बांध दिया और उन्हें कंबल और स्लीपिंग बैग से कसकर लपेट दिया। फिर उसने रस्सी के एक छोर से उनके दोनों पैरों को एक साथ बांध दिया। दूसरे छोर को अपने कंधे पर रखा और उन्हें बर्फ के माध्यम से ऐसे खींचना शुरू कर दिया जैसे कि शवों को खींच रहा हो। जैसे ही वह चला उसने देखा कि उसके समानांतर एक और युवक एक असली शव को घसीट रहा था जो आधे से ज़्यादा सड़ चुका था। उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन पर नागेंद्र की प्राचीन धातु की बोतल लटका रखी थी। उस आदमी ने नागेंद्र की ओर देखा और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। बहुत बड़े नागेंद्र ने भी उसी तरह की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया।
हाइपोथर्मिया अब उसे मतिभ्रम का कारण बन रहा था। विपरीत दिशा में कुछ दूर चलने के बाद उत्तर की ओर कैलाश पर्वत की ओर चल रहा व्यक्ति तूफान में गायब हो गया, जबकि नागेंद्र ठंड से दूर दक्षिण की ओर चला गया। मिलारेपा को पहले जो बात सूझी थी वह ये थी कि वृषभपी ने अवश्य ही परशुराम के आदेश के कारण कैलाश वापस जाने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा। इस प्रकार उसी मार्ग का पता लगाते हुए मिलारेपा ने एक लाल धब्बा देखा जो चमकदार सफेद रंग के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये सफेद भेड़ियों के एक झुंड से घिरा हुआ था जो इसके चारों ओर खुदाई करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वह ये दर्ज कर पाता कि यह क्या था, हेलीकॉप्टर पहले ही इसे पार कर चुका था। मिलारेपा ने पायलट को हेलीकॉप्टर को मोड़ने और वापस उसी स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। आकाश जल्द ही सांझ के गहरे रंग से भर जाएगा। मिलारेपा को पता था कि सूरज डूबने के बाद वह ये स्थान खो देगा। जैसे ही उसे दोबारा जगह मिली, अंधेरा तेजी से हावी हो रहा था। ये बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था जिससे हेलीकॉप्टर का उतरना असंभव हो गया था। उन्होंने पायलट को निकटतम संभावित स्थान पर उतरने का आदेश दिया। पायलट को लगभग आधा मील दूर एक समतल सतह मिली। मिलारेपा उतरे और चंद्रमा की ओर आकाश की ओर देखा, लेकिन बादलों ने भूमि से आने वाली सारी रोशनी को रोक दिया। उसे जल्दी से सोचना पड़ा। उसने हेलीकॉप्टर किट में रखी एक टॉर्च जेब में रख ली। वह जानता था कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि वह जगह ढूंढ पाएगा या नहीं। वह भागने लगा। आधे मील के बाद वह रुका और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, लेकिन वह स्थान वहीं था, अंधेरे में कहीं नहीं मिलता। मिलारेपा ने घायल वृषकपी की तलाश जारी रखी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। घंटों तक खोजने के बाद मिलारेपा ने हेलीकॉप्टर पर लौटने का फैसला किया और अपने नक्शे कदम पर चलते हुए उसी रास्ते से वापस जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर की, उसे बर्फ पर लाल पैरों के निशान दिखे। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन टॉर्च आगे की ओर होने के कारण रोशनी उसे इसके बारे में कभी नहीं बता सकी। अब उसे बड़े लाल स्थान तक ले जाने के लिए अपने स्वयं के पदचिह्नों पर निर्भर रहना था। मिलारेपा अपने ही नक्शे कदम पर चलते हुए तेजी से वापस चला और जल्द ही उस तक पहुंच गया। बर्फ कुछ हद तक पहले ही खोदी जा चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंशिक कार्य सफाई करने वाले सफेद भेड़ियों के झुंड द्वारा किया गया था, जिसे उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से देखा था। अगली चुनौती बची हुई बर्फ को खोदने की थी। मिलारेपा सख्त तौर पर चाहता था कि दफनाया गया शरीर वृषकापी का हो, क्योंकि यही आखिरी डोर थी जो उसे उस तक ले जा सकती थी। जैसे ही मिलारेपा ने बेहद ठंडे परिदृश्य में अपने नंगे हाथों से बर्फ पकड़ना शुरू किया, उसके चारों ओर से गहरी गर्जना की लहर निकल पड़ी। मिलारेपा ने आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपनी टॉर्च उठाई और अंधेरे में कुछ जोड़ी आंखें चमकती देखीं। टॉर्च की रोशनी भेड़ियों की आंखों से झलक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वे उसके बहुत करीब थे। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, भेड़ियों में से एक उस पर झपटा। तुरंत मिलारेपा का शरीर अपने मूल हरे रंग में लौट आया और उसकी काली पुतलियां धूमिल सफेद रंग में बदल गईं। जब उसने उसी भेड़िए की आंखों में देखा जो उस पर झपटा था, तो वह पूरी तरह से टूटने से पहले हमले के बीच में एक भारी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। गिरते ही टुकड़े जमीन से टकराए। तुरंत अन्य भेड़िए रुक गए और पीछे गिरने लगे। मिलारेपा ने हर उस भेड़िए की आंखों में देखने के लिए अपना समय लिया जो उसे शिकार के रूप में देखता था। जल्द ही पूरा झुंड सम्मोहित हो गया और प्रशिक्षित कुत्तों की तरह पंक्तिबद्ध होकर उनके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। मिलारेपा ने आधे खोदे हुए गड्ढे को और खोदना शुरू कर दिया और ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि अंततः उसे वृषकापी का हाथ नहीं दिख गया। उसने अपनी नाड़ी जांचने के लिए तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। ठंड और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी नाड़ी की गति बहुत कम थी, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। मिलारेपा ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इतना भारी था कि उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक नहीं ले जाया जा सकता था। वृश्चिक की हालत गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। मिलारेपा ने भेड़ियों की अपनी नई सेना को देखा और वे जानते थे कि क्या करना है। उसने एक भी शब्द बोले बिना उन्हें आदेश दिया और हेलीकॉप्टर की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके पीछे भेड़िए भी थे जिन्होंने वृषभापी को अपने मुंह से खींच लिया था। दूसरी ओर बर्फ के बीच में नागेंद्र ने एलएसडी और परिमल को एक बड़े मृत पेड़ के पास लाकर खींचना बंद कर दिया। नागेंद्र को किसी प्रकार की संरचना से एक धुंधली रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि यह वास्तविक है या नहीं। वह हौंफ रहा था और मतिभ्रम कर रहा था। वह जानता था कि एकमात्र चीज जो उन तीनों को बचा सकती थी वो गर्मी थी। उन्होंने एलएसडी और परिमल के बैगों की जांच की ताकि उनमें कोई ज्वलनशील पदार्थ मिले। एकमात्र सामग्री जिसे वह पकड़ सका वो बंदूकें और गोलियां थीं। उसने जितनी संभव हो उतनी गोलियां लीं और बारूद निकालने के लिए उन्हें छीलना शुरू कर दिया। इस तरह व्यवहार किया जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को नोच रहा हो। उसके होठों और ठुड्डी पर बारूद लगा हुआ था।
एलएसडी और परिमल, जो अभी भी बेहोश थे, बंधे हुए थे और उसी तरह ढके हुए थे जिस तरह युद्ध में मृतकों को शरीर की थैलियों से ढक दिया जाता है। नागेंद्र की सुन्न उंगलियों ने बारूद को पेड़ की छाल पर रगड़ा और खोखली दरारों में भी भर दिया। फिर उसने पेड़ को जलाने से पहले परिमल और एलएसडी को थोड़ी दूर खींच लिया। छाल ने आसानी से आग पकड़ ली और जल्द ही पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया। परिमल और एलएसडी के साथ जलते पेड़ से सुरक्षित दूरी पर खुद को स्थापित करते हुए नागेंद्र बेहोश हो गए। वे चिता के पास 3 लाशों की तरह लग रहे थे, जो अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कैलाश में ओम अपनी पहली यादें सुना रहे थे। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन मुझे अभी भी 3 आकृतियां दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने धन्वंतरी को बुलाने के लिए दूसरे को इशारा किया, क्योंकि मैं गति के लक्षण दिखा रहा था। धन्वंतरी ने अंदर आकर मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाया। जब मैंने अपना पहला लुक लिया तो मैं तबाह हो गया था। एक खोखली आंख, सॉकेट, एक गायब कान और मेरे चेहरे की सड़ी हुई त्वचा मुझे आज तक परेशान करती है। यह मेरी पहली याद है। अब वह धागा है जो आपको आपकी यादों के बंद दरवाजों के पीछे ले जाएगा, जो आपकी छिपी हुई कहानी को रखता है। आप 40 वर्ष के थे जब आपको धन्वंतरी ने पुनर्जीवित किया और दूसरा जन्म दिया। उन 40 वर्षों की यादें अभी भी आपकी चेतना में बंद हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी देखता है वह मस्तिष्क में दर्ज होता है। वह सारी जानकारी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है और व्यक्ति समय के साथ इसे भूल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जाता है। और पीछे जाओ ओम, उन 3 अस्पष्ट आकृतियों को देखने से पहले आपने आखिर में क्या देखा? उस धागे को पकड़े और अपने अतीत की धुंधलकी से गुजरते रहें। मुझे दिखाओ कि यह धागा तुम्हें कहाँ ले जाता है। चारों ओर बहते पानी और चहचहाते पक्षियों की आवाज के साथ परिमल ने अपनी आंखें खोली और खुद को लाल त्वचा और शीतदंश के साथ एक अचेतन एलएसडी के साथ लिपटा हुआ पाया। एलएसडी उसके इतना करीब था कि वह उसकी सांसों की गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। परिमल ने जिप के अंदरूनी हिस्से को पकड़ा और खुद को छुड़ाने के लिए उसे नीचे खींच लिया। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि एक पूरा विकसित पेड़ अपनी चरम सीमा तक जल रहा है। उसने इधर उधर देखा तो नागेंद्र का नग्न शरीर जलते हुए पेड़ के पास पड़ा हुआ था। परिमल ने देखा कि एलएसडी नागेंद्र के गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। उन्होंने एलएसडी को बचाने के लिए नागेंद्र के चट्टानों में घुसने की अपनी आखिरी याद को याद किया। परिमल ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका पैर एलएसडी से बंधा हुआ था और उसके पीछे रस्सी की पूंछ थी। परिमल को तुरंत बाकी बातें समझ आ गईं। उसने अपने पैर खोल दिए और नागेंद्र को देखने के लिए दौड़ पड़ा।